तेलंगाना से प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर सबसे बड़ा हमला सामने आया है। राहुल ने कहा था उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ा वार किया गया राहुल गांधी के बयान पर। कल शक्ति को खत्म करने की बात कही गई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया, शक्ति के लिए जान की बाजी हम लगा देंगे। हर माँ बेटी हमारे लिए शक्ति का स्वरूप है। कल शक्ति को खत्म करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तेलंगाना में संबोधन के दौरान राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया गया है। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और वहीं तेलंगाना के जगतियाल में पीएम मोदी ने राहुल के बयान को शक्ति का विनाश करने वाला बयान बताया और कहा कि शक्ति की पूजा करने वाले इसका जवाब चुनाव में देंगे। पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आइए अब आपको सुनाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिस पर जोरदार हंगामा हुआ। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि विपक्ष तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि राहुल ने बयान दिया है, उसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। एक तरफ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में पूरा देश, कल आपने देखा कि एक साथ मुंबई में इकट्ठा हुआ था। इस तानाशाही के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि कल जिस तरह से मुंबई के अंदर एकजुटता के साथ इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है, ये आगे और मजबूती के साथ बढ़ेगी और इस बार देश जीतेगा, इंडिया जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, तानाशाही हारेगी। हिंदू शक्ति को
चैलेंज करने का, उसके ऊपर टीका करने का, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मोदी जी को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बात की है, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लोग राहुल गांधी को छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को एक प्रकार से चैलेंज किया है, हिंदू संस्कृति को चैलेंज किया है, डैमेज करने की बात की है। मुझे लगता है वो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर स्टिक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आज तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री रोड शो भी करने वाले हैं। 15 मार्च को नहीं मिली थी रोड शो की अनुमति और आज रोड शो होना है प्रधानमंत्री मोदी का। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून 400 के पार का नारा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी लगातार मिशन दक्षिण भारत की कमान खुद संभाल रहे हैं, क्योंकि 400 सीटों के लिए दक्षिण के राज्यों में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को शानदार प्रदर्शन करना होगा। 400 के टारगेट को पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है। इसी अभियान के तहत पीएम मोदी ने कल आंध्र प्रदेश में पहली चुनावी रैली की, फिर बारी तेलंगाना की आई और आज शाम पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालेंगे। 14 मार्च को कोयम्बटूर में बीजेपी ने पुलिस से रोड शो के लिए अनुमति मांगी थी। 15 मार्च को सुबह कानून व्यवस्था और परीक्षा के आयोजन का हवाला देकर रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय बीजेपी नेता ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को कुछ शर्तों के साथ पीएम मोदी के रोड शो को मंजूरी देने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा के दौरान कहा था कि कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठेगी, वो लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। इधर तमिलनाडु दौरे से पहले आज पीएम कर्नाटक में भी होंगे। शिवमोगा में पीएम की एक विशाल जनसभा होगी। आज दोपहर 3:15 पर कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां से बीजेपी के सांसद लोकसभा पहुंचते रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और लोकसभा चुनाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 43% रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मजबूत हुई, सीटें बढ़कर 25 हो गई, जबकि वोट प्रतिशत 51.38 रहा। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश ये है कि 28 सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी के इस प्रदर्शन को न सिर्फ दोहराया जाए बल्कि इस आंकड़े को और बढ़ाया जाए। कल कलबुर्गी में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक में जनता समस्याओं से घिरी है, वहीं कांग्रेस सरकार लूट खसोट में जुटी हुई है। पीएम ने एक बार फिर यह दोहराया कि कर्नाटक और देश की प्रगति के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। इस दौरान पीएम ने सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी से मिल रहे समन पर ऐतराज जताया है। पार्टी ने जानकारी दी कि केजरीवाल समन पर पेश नहीं होंगे क्योंकि अदालत उन्हें जमानत दे चुकी है। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी केजरीवाल को 9 समन दे चुकी है। अब दिल्ली जल बोर्ड के मामले में भी समन भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। आज पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे क्योंकि कोर्ट उन्हें जमानत दे चुकी है। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई, तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ईडी का बार बार समन भेजना बीजेपी की बौखलाहट दर्शाती है। मकसद अगर इन्वेस्टिगेशन होता, सच फाइंड आउट करना होता, तो अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कर ले ईडी सवाल जवाब। वो भी नहीं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट खुद गया है कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिस मामले में कल अरविंद जी को बेल मिल गई। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से वही रुख अपनाते हुए कहा गया है कि ये समन गैर कानूनी है क्योंकि सामने चुनाव है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईडी के पीछे रह करके चुनाव लड़ना चाहती है। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली के सीएम जांच से भाग रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। वीरेंद्र जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जल बोर्ड कथित घोटाले के मामले में सम्मन भेजा गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। दिल्ली का कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लूट न मचाई।
तो इस तरह के संबंध तो उनको आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है। अब अरविंद केजरीवाल के पास सम्मान तो बचा नहीं है दिल्ली की नज़रों में, मात्र सम्मान बचे, कम से कम उनका सम्मान करें। आम आदमी पार्टी ईडी के इस सम्मान को गैर कानूनी बता रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब उनको जांच एजेंसी के सम्मान का सम्मान करना चाहिए। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल, अगर आप ईमानदार हैं तो जांच में सहयोग कीजिए। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हर अपराधी अपने आप को निर्दोष बताता है। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, आपने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, दिल्ली के हर विभाग में घोटाला किया, तो जवाब भी आपको ही देना है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार पर एनडीए की दिल्ली में अहम बैठक, सीट शेयरिंग पर आज ऐलान हो सकता है। एनडीए में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैठक में रहेंगे मौजूद और दिल्ली में होंगे नीतीश कुमार। सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला हो सकता है, आज ऐलान संभव है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए की 6 पार्टियां दावेदार हैं। हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही दावा कर रहे हैं। चाचा भतीजे की रार में एनडीए में बिहार का सीट बंटवारा अटका पड़ा है। ऐसे में दिल्ली में आज एनडीए की होने वाली अहम बैठक पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बिहार एनडीए में चुनौती जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को एडजस्ट करने की है। मांझी की पार्टी 1 से 2 सीटों पर दावेदारी कर रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 2 से 3 सीटें मांग रही हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज होने वाली बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा कर अंतिम फॉर्मूला सामने आ सकता है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन बिहार जैसे बड़े राज्य में अभी तक न तो एनडीए की तरफ से और न ही महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर मंथन काफी तेज हो गया है। आज दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बिहार में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं 40 सीटों पर होने वाले घमासान को लेकर एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। आरजेडी कांग्रेस वामदल वाली विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवार को लेकर अभी भी मंथन जारी है। किसी भी दल ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बैठकों और मुलाकातों का दौर गठबंधन में जारी है। आज दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल चर्चा की संभावना है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं मीटिंग में आरजेडी की ओर से सांसद मनोज झा और दूसरे बड़े नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करके इसका ऐलान किया जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में पेंच फंस गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है। इनमें बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जैसी लोकसभा सीटें शामिल हैं। बिहार में 3 सीटों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार जारी है। कांग्रेस कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय पर चुनाव लड़ने के लिए अडिग दिख रही है। महागठबंधन में खींचतान की वजह कांग्रेस के 2 चेहरे बन रहे हैं, पहला कन्हैया कुमार और दूसरा तारिक अनवर। वहीं बेगूसराय लोकसभा सीट पर कांग्रेस जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है। कन्हैया कुमार यहां से 2019 में भी सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्हें बीजेपी के गिरिराज सिंह से मुंह की खानी पड़ी थी। उधर कटिहार लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में खींचतान लगातार बनी हुई है। कांग्रेस यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईसीसी के सदस्य तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल भी कटिहार से अपने पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को चुनाव लड़ाने के मूड में है। साथ ही पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बन रही। कांग्रेस यहां से पप्पू यादव को मैदान में उतारना चाह रही है। सूत्रों से खबर ये भी है कि आरजेडी कांग्रेस को जहां 7 सीटें देने के लिए तैयार है, वहीं कांग्रेस 11 सीटों की मांग कर रही है। और मोदी सरकार ने पिछले दिनों देश भर में सीए लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि जहां विपक्षी दलों की सरकार है, वहां इसका विरोध हो रहा है। वहीं बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इसकी मुखालफत कर रही है।
बिहार से जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने दावा किया कि बिहार में सीएए लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि यहां पर 13 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ बिहारी हैं, इसलिए यहां पर सीएए और एनआरसी की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात सुन लीजिए कि बिहार में सीएए लागू नहीं होगा और बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि बिहार की जो 13 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ जनता है, वो सब बिहारी है और न यहाँ एनपीआर की ज़रूरत है, न एनआरसी की ज़रूरत है, न सीए की ज़रूरत है। इसलिए बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार के रहते हुए किसी को न तो चिंता करने की ज़रूरत है, न सोचने की ज़रूरत है। वहीं सीए और एनआरसी पर जेडीयू की तरफ से आए इस बयान के बाद आरजेडी की तरफ से पलटवार किया गया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि एनडीए के नेताओं का हाथ और गला तो जरूर मिल रहा है, लेकिन दिल नहीं मिल रहा है। ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है। सत्ता के लिए गठबंधन कर लिया है, हाथ और गले मिला लिया है, दिल नहीं मिला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, आदेश आ चुका है। एससी ने एसबीआई से कहा है सारी जानकारी, सारी डिटेल्स दें। 21 मार्च शाम 5 बजे तक पूरा डाटा देना होगा। एसबीआई को हलफनामा देने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एसबीआई को यह बताना होगा कि कोई डेटा छूटा नहीं है। तो एक और डेडलाइन सामने आ चुकी है, 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई को पूरा डाटा देना होगा, पूरी डिटेल बतानी होगी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई। तो चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया यह आप देखिए, इसमें कहा क्या गया है। 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई को सारी डिटेल, सारी जानकारी मुहैया करानी होगी। एसबीआई के पास जो भी जानकारी है वो चुनाव आयोग को दी जाए, यह साफ कहा गया है। इसके अलावा बॉन्ड के नंबर, सीरियल नंबर, सभी दस्तावेज इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं। एसबीआई हमारे आदेश का पूरा पालन करे, जानकारी देकर एसबीआई हलफनामा दाखिल करे। इसके साथ साथ यह भी कहा गया निर्देश में कि एसबीआई हमें बताए कि कोई जानकारी बाकी ना रह गई हो। अब आपको सुनाते हैं कि चुनावी बॉन्ड पर राजनीतिक दलों की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आए। विपक्ष का बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भारतीय राजनीति में काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था। और इसमें आप देख रहे हैं कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले पॉलिटिकल पार्टी कैश के रूप में चंदा लेती थी, जिसमें पारदर्शिता नहीं होती थी और गोपनीयता भी नहीं रहती थी। ईडी आईटी के पहले नोटिस या छापा पड़े हैं और उसके बाद 14 कंपनी इसको पैसा दिए हैं। तो लगातार ये दबाव और धमकी के माध्यम से चंदा उगाही करने का जो आरोप है पूरे देश में, ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ा घोटाला है। देखिए, जब आप कोई और रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं पॉलिटिकल फंडिंग का, तो सब पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा उसके अंदर। मगर ये कानून बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, कांग्रेस के पास ईडी या इनकम टैक्स तो नहीं है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, ईडी का छापा पड़ता है और कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड बनाती हैं। जाहिर सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कांग्रेस को देके या तृणमूल कांग्रेस को देके या किसी और पार्टी को देके एजेंसीज को आप प्रभावित नहीं कर सकते। जनता भी ये जानना चाहती है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतना उन्हें अनैतिक दिखता था, तो मुझे लगता है इन दलों को भी पैसे नहीं लेने चाहिए थे। ज्यादा पैसे भारतीय जनता पार्टी को मिले, अगर उनका ये सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से इस देश में सत्ता में है और लगातार बड़े फैसले कर रही है। दूसरी तरफ दूसरे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस, टीएमसी, इन सबों को भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। तो इन्हें पैसे नहीं लेने चाहिए थे ये, या वो खुद अपनी ओर से सार्वजनिक कर देते। और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी के उम्मीदवारों ने अपने अंदाज में चुनावी कैंपेन भी शुरू कर दिया है।
बात पश्चिम बंगाल की हो तो भला फुटबॉल को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। चुनावी दंगल के बीच एक बार फिर से गोल करने की कवायद तेज हो गई है। यह है टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं में से एक सौगात रॉय, जो दमदम लोकसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। सौगात रॉय ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की है, फुटबॉल पर पैर आजमाएं। साथ ही सौगात रॉय जैसे उम्रदराज नेता क्रिकेट में भी हाथ आजमाते नजर आए। हावड़ा से टीएमसी उम्मीदवार प्रसून बनर्जी ने पूजा पाठ के साथ अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की और साथ ही जीत का बड़ा दावा किया, जबकि आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी के हालिया नारे अब की बार 400 पार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह नारा आत्मविश्वास से नहीं बल्कि डर से उपजा है। जैसे खरीद बिक्री की है उसके आधार पर अगर कहते हैं हमारे दोस्त कि 400 पार 500 कह दें 600 कह दें, कहने में क्या जाता है। सवाल ये उठता है कि कहां से, कैसे, क्या आपकी लोकप्रियता पिछले वक्त से ज्यादा बढ़ी हुई है। और लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए रिपोर्ट। मुझे लगता है नॉकआउट मुकाबला हो रहा है। तो कांग्रेस की टिकट लेने के लोग तैयार नहीं। मैंने तो कई नेताओं से बात की, वो कह रहा भैया मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। तो ये स्थिति बनी हुई है। मतलब कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कोई उम्मीदवार चुनाव में उतरना तक नहीं चाहता। अगर देखें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने लोकसभा नहीं लड़ने का फैसला लिया है। वहीं सुरेश पचौरी जैसे सीनियर नेता ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। 2014 में पार्टी ने मात्र 2 सीटें जीती थी। वहीं 2019 चुनाव में कांग्रेस 1 सीट पर सिमट कर रह गई। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने साख बचाने की चुनौती है। इधर भारत की छवि विश्व में और बेहतर कैसे हो, इसके लिए बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक बनाया है। TV9 से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। विश्व पटल पर हिंदुस्तान का सत्य, भारत का सत्य ये रखना चाहिए और बड़े दमदार पुख्ता तरीके से रखना चाहिए। ये उद्देश्य है इस फाउंडेशन का। हम हर उस विषय को जो कि भारत की अस्मिता से, भारत की स्वाभिमान से और भारत के गौरव से जुड़ी हुई है, उसको हम उसके सत्य के साथ विश्व पटल में रखना चाहते हैं। वी द पीपल, ये हमारा संविधान कहता है, इसीलिए हमने कहा हम भारतीय। और ये जो है, ये जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हम रखेंगे तब ये हिंदुस्तान का सत्य जो है विश्व को दिखाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्य को कोई नकार नहीं पाएगा और हिंदुस्तान का और भारत का गौरव जो है एक बार फिर पुनः स्थापित होगा। ऐसे समय में जब विपक्ष के लोग ही हिंदुस्तान के बारे में अलग अलग तरीके की बात करते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह का फाउंडेशन किस तरह का संदेश देता है? मुझे लगता है कि देश को नीचा दिखाने का कोई भी प्रयत्न जो है वो कभी सफल नहीं होता। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर 2 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। चतरा में जेपीएससी का पेपर लीक होने की खबर के बाद अब जामताड़ा जिले के मिहिजा में 2 परीक्षा केंद्रों के 364 अभ्यर्थियों में से करीब 200 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। हालांकि बाकी अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन की निगरानी में परीक्षा दी। परीक्षा का बहिष्कार करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर ही जमे रहे। डीसी के आदेश पर प्रथम पाली की परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को बाहर निकलने नहीं दिया गया। उन्हें जिला प्रशासन की ओर से नाश्ता पानी उपलब्ध कराया गया और फिर दूसरे पाली की परीक्षा शुरू हुई। जिला प्रशासन को आशंका थी कि बहिष्कार कर रहे अभ्यर्थियों के साथ वे भी शामिल न हो जाएं। इस संबंध में डीसी कुमुद सहाय ने अभ्यर्थियों की मांग पर एसआईटी जांच की बात कही। उस वीडियो को कहा जा रहा है कि जामताड़ा का है, तो हम लोगों ने इसके लिए एसआईटी का गठन किया और अविलंब जांच प्रतिवेदन की मांग की। डीसी ने कहा कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आपत्ति जताई है कि प्रश्न पत्र वितरण के समय लिफाफा सीलबंद नहीं था और प्रश्न पत्र के बुकलेट और ओएमआर शीट के नंबर में भी अंतर था। और जेपीएससी पेपर लीक को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर आरोप मढ़ा है।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा हुआ कुचक्र होता है, जिसने अपने पूरे शासनकाल में जेपीएससी के अध्यक्ष जेल गए। किसने बनाया था? बाबूलाल मरांडी जी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जेपीएससी, यहाँ तक कि 5वीं जेपीएससी, सीबीआई केसेस चल रहे हैं उसमें। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सामने नहीं आता है और सरकार को बदनाम करने के लिए, लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिशें रची जाती है। चाहे जमीन की लूट हो, चाहे खनिज की लूट हो, अब तो प्रश्न पत्र लीक की लूट हो रही है। पेपर लीक हुए जिसका हमने लोकसभा में 3 दिन लगातार हमने मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और पुलिस ने कार्रवाई की तो कोई विधानसभा का डिप्टी सेक्रेटरी पकड़ाया। जिस तरह आज ये घटना घटी है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी और जो भी इसके पीछे हो, एसआईटी गठन कर दोषी को पकड़े और पूरे प्रकरण की शुरू से जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी सीबीआई जांच हो। और बड़ी खबर आपको बता दें, सत्येंद्र जैन शाम तक सरेंडर करेंगे। जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। एससी के आदेश के बाद सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सत्येंद्र जैन को जेल जाने का आदेश दिया गया है। कोई राहत नहीं मिली है, बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी। शराब घोटाले में सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली है। तो जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, सत्येंद्र जैन शाम तक सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर सरेंडर करेंगे। शाम तक का बताया जा रहा है समय, तब जब सरेंडर करेंगे सत्येंद्र जैन। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी आज खारिज की। शराब घोटाले में आरोपी हैं सत्येंद्र जैन। और जीत भाटी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जीत, क्या बताया जा रहा है, कब तक सरेंडर करेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सत्येंद्र जैन जो है वो एक अन्य मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला है 2017 में, जिसकी सीबीआई ने जांच शुरू की थी। बाद में सीबीआई उसको लेकर के अरविंद जो ये है सत्येंद्र जैन, इनको 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था और 26 मई 2023 को मेडिकल ग्राउंड पर उनको जो है अंतरिम राहत दी गई थी। तकरीबन 9 महीने से वो जेल से बाहर हैं और अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है कि उन्हें तुरंत जो है सरेंडर करना होगा। तो सत्येंद्र जैन के यहाँ पर जो है तैयारी इस बात को लेकर चल रही है। कोर्ट के फैसले की उन्हें सूचना दे दी गई है, लेकिन क्योंकि उनका इलाज चल रहा है तो डॉक्टरों से कंसल्ट कर रहे हैं और ये तय किया जा रहा है कि कौन कौन सी दवाइयां सत्येंद्र जैन जो है वो लेकर जेल अथॉरिटी से क्योंकि अप्रूव भी कराना होता है उसको लेकर के जाएंगे। खबर यही है कि आज शाम तक सत्येंद्र जैन इस मामले में अपना सरेंडर कर देंगे। और आपको देखिए बताना है, हमारे बेहद जरूरी है कि सत्येंद्र जैन को जो है नर्व सिस्टम से जुड़ी बीमारी है, रीढ़ की हड्डी में जो है उनको तकलीफ है। अगर मैं मेडिकल भाषा में बोलूं तो मस्कुलर एस्ट्रोफी नामक की बीमारी बताई जाती है। और 25 मई 2023 को वो जेल में रहते हुए फिसल कर गिर गए थे, इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और कोर्ट ने उनको ये राहत दी थी और तब से वो लगातार बाहर थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में माफ कर दिया गया है कि अब उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज बिल्कुल। हो तो गई थी। शीर्ष अदालत की तरफ से जीत, कोई भी राहत नहीं मिली सत्येंद्र जैन को, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, और अब आज शाम तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबर बिहार से है, जहां पर एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई। खगड़िया में भीषण सड़क हादसा हो गया और इसमें 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। रिपोर्ट आप देखिए। विवाह की खुशियां अचानक से मातम में बदल गई। हर्ष और उल्लास की जगह चीत्कार ने ले ली। चारों तरफ चीख पुकार मच गई जब अचानक से बारातियों से भरी एक एसयूवी कार ने सीमेंट से लदे ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। एसयूवी कार और ट्रैक्टर की आज सुबह हुई जोरदार टक्कर में 3 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर कोहराम मच गया। घटना बिहार के खगड़िया जिले के पसराहा NH 31 पर विधारत्न पेट्रोल पंप के पास की है। टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और मदद में जुट गए। हादसे में गंभीर तौर पर घायल हुए 4 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया भेजा गया है। बताया जाता है कि चौथम थाने के एक गांव से विवाह के बाद बारात परबत्ता के बिठला वापस लौट रही थी। घटना की सूचना मिलने पर पसराहा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भीषण सड़क हादसे के मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु में गाना बजाने पर दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया। मोबाइल दुकानदार मुकेश को पीटने का
आरोप है। हनुमान चालीसा चलाने की वजह से पिटाई की गई, कर्नाटक बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। अजान के समय हनुमान चालीसा चलाने से पिटाई की गई है, कर्नाटक बीजेपी का ये आरोप। पिटाई मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक से ये मामला सामने आया है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि अजान का वक्त था जिस दौरान दुकानदार ने हनुमान चालीसा चलाई। ऐसे आरोप कर्नाटक बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि इसीलिए दुकानदार मुकेश की पिटाई कर दी गई। यहाँ कुछ लोग पहले बहस करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद एकाएक मामला गर्माता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं दुकानदार की पिटाई की गई है। तो कर्नाटक से मामला सामने आया है जिस पर कर्नाटक बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा बजाने को लेकर दुकानदार की पिटाई की गई है। दुकान से बाहर आने पर दुकानदार को कई लोगों ने घेर कर मारा। तो कर्नाटक से तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी गई है। इसका सीसीटीवी वीडियो भी आपके सामने है। कर्नाटक बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा चलाने पर इस दुकानदार की पिटाई की गई है। वजीउल्लाह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? यहाँ एक ऐसी घटना सामने आई है। ये कल रात को 8 बजे के करीब जब अजान हो रही थी, मुकेश नामक एक युवक अपनी दुकान में बैठे हुए म्यूजिक चला रहा था, कह रहा था, भजन चला रहा था और इसमें वो मुस्लिम युवक के साथ उसकी ऑल्टरकेशन हुई और हाथापाई हुई, जिसमें उसको बहुत गंभीर से चोट लगी है। एक कंप्लेन भी फाइल किया गया है इस मामले पर। बीजेपी ने अब इससे ताना कसते हुए कांग्रेस को अटैक किया है कि कैसे तालिबानी रूल एक किस्म का शुरू हो गया है कांग्रेस में। अभी तक पुलिस की कार्रवाई इस पे चल रही है और 3 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है असॉल्ट के मामले पर और कई अन्य धाराएं भी लगाई गई है इनके ऊपर। ये नगरतपेट पुलिस स्टेशन एक इलाका है चिकपेट के पास, जो एक तरफ से होलसेल मार्केट को कहा जा सकता है, वहां हुई है घटना। और कल रात को जब ये घटना हुई थी तब वहां के एसोसिएशन के लोग भी फुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है पुलिस को कि अगर पूरे आरोपी अरेस्ट नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट होगी और पूरा मार्केट बंद कर दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है इस मामले पर। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। और एल्विश यादव पर पुलिस सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पार्टी में सांपों के जहर की बात कबूली। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, पार्टी में सांप का जहर मंगवाया गया था। दूसरे आरोपियों से संपर्क की बात भी कबूली। पार्टी में सांप मंगवाने की बात भी कबूली। तो एल्विश यादव पर कई अहम खुलासे हो चुके हैं। जहर का कारोबार करता था एल्विश यादव, इसी के तहत ये बड़ी गिरफ्तारी हुई। एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट लगाया है। ड्रग्स से जुड़ी साजिश में ये शामिल था। ड्रग्स खरीद फरोख्त में एनडीपीएस लगाया जाता है। 29 एनडीपीएस एक्ट में आसानी से जमानत नहीं मिलती है। एल्विश यादव ने सांपों का जहर मंगाने की बात कबूली है। पुलिस के सामने सांपों के जहर के इस्तेमाल की बात भी कबूल की है। एल्विश गिरफ्तार हुआ है, आरोपियों से अलग अलग पार्टियों में भी मिल चुका है। ये भी जानकारी खुद एल्विश ने दी। पुलिस को सभी गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क में रहा एल्विश यादव। 8 नवंबर को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज की थी। तो एल्विश यादव कैसे जहर का कारोबार करता था ये आपको बताया, लेकिन कौन है आखिर एल्विश यादव ये भी आप जानिए। एल्विश यादव एक चर्चित यूट्यूबर है। यूट्यूब पर कई मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। ब्लॉग्स और स्ट्रीमिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है एल्विश यादव। सोशल मीडिया पर यह काफी लोकप्रिय है। इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए तो एल्विश यादव के 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर एल्विश यादव के 2 चैनल्स हैं। यूट्यूब पर फनी वीडियो एल्विश यादव बनाता है और इसके अलावा बिग बॉस OTT 2 का विनर भी एल्विश यादव रह चुका है और इसी के बाद ये चर्चा में आया। जितेंद्र, अब ये बताइए कि एल्विश यादव पहले तो इनकार कर रहा था कि उसने किसी भी सांप की तस्करी या फिर इसके जहर को नहीं मंगवाया, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन अब जब खुद एल्विश यादव ये सब कुछ कबूल कर रहा है तो किस तरह से उसकी मुसीबतें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए मुकदमा दर्ज करने के बाद जिन 5 आरोपियों को, जिनमें सपेरे भी शामिल थे और एक राहुल नाम का शख्स जो कि ऑर्गेनाइजर था, उसकी गिरफ्तारी हुई। इन सभी से पूछताछ के दौरान एलवीश यादव का नाम सबसे पहले सामने आया था। उस दौरान कई राउंड एलवीश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ भी की। इसी बीच नोएडा पुलिस ने कई साक्ष्य भी जुटाए इस केस को लेकर। वो सीधे तौर पर एलवीश यादव के खिलाफ गए। कल एलवीश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया और वो तमाम जो सबूत जो कि जांच के दौरान नोएडा पुलिस के हाथ लगे, तो एलवीश यादव के सामने रख के जब उससे पूछताछ की गई तो एलवीश यादव टूट गया और उसने इस बात को कबूल किया कि वो जो 5 आरोपी जो पहले इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं उनके संपर्क में था। इसके अलावा जो सांपों का जहर है उसका इस्तेमाल उसने किया। साथ ही और जो राहुल जो ऑर्गेनाइजर है इस तरीके की रेव पार्टीज का, उसके भी लगातार संपर्क में था। और एलवीश यादव को न सिर्फ सांपों के जो स्नेक वेनम होता है उसके न सिर्फ रेट के बारे में पता था, बल्कि सप्लाई कहाँ से होता है इस चेन के बारे में एलवीश यादव बखूबी जानता था। तो इन तमाम बातों के बाद एलवीश यादव की कल गिरफ्तारी की गई है इस कबूलनामे के बाद और अब उसको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी शुक्रिया आपका। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एलवीश यादव, और बड़ी बात ही कि उसने जहर की बात कबूल कर ली। अगली बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबान फोर्सेस की फायरिंग को लेकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के 3 इलाकों में ताबड़तोड़ गोलीबारी की खबर सामने आई है, जहां कुर्रम, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान सीमा पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में गिर रहे हैं मोटार शेल, ये तस्वीरें पाकिस्तान बॉर्डर पर किस तरीके से इस वक्त गोलीबारी हो रही है। 3 इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर जोरदार गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई है, जिनमें कुर्रम, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान सीमा पर फायरिंग की ये खबर। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अफगान की ओर से देखा जा सकता। पुतिन एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं और पुतिन को करीब 88% वोट मिले। उन्होंने विरोधियों का लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया। राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उनकी जीत कई मायनों में अहम है। पुतिन को कुल 87.32% वोट मिले। वहीं निकोलाई खारितोनोव को 4.28, व्लादिस्लाव दवानकोव को 3.85% और लियोनिड स्लुत्स्की को 3.16% वोट मिले। पश्चिमी देशों की पाबंदियां होने के बावजूद पुतिन ने जीत दर्ज कर साफ कर दिया कि रूस का मतलब पुतिन। पुतिन की जीत ऐसे समय में आई है जब कहा जा रहा था कि यूक्रेन जंग से रूसी जनता नाखुश है, क्योंकि लंबे समय से यूक्रेन जंग के कारण आर्थिक और सैन्य बोझ बढ़ता जा रहा है। और पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद पश्चिमी देशों में भारी टेंशन है। पश्चिमी देश पुतिन की जीत पर और आक्रामक हो गए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए विरोधियों की आवाज दबाई और उन्हें जबरन कैद करवाया। ब्रिटेन का आरोप है कि रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी प्रांतों में लोगों से जबरन पुतिन के पक्ष में वोट डलवाए गए। जर्मनी ने कहा कि पुतिन का शासन सत्तावादी है और दमन और हिंसा पर निर्भर है। वहीं पोलैंड ने कहा कि जहां एक तरफ रूस दमन कर रहा है तो ऐसे में दमन की स्थिति में चुनाव स्वतंत्र कैसे हो सकता है। वहीं पुतिन ने चीन को लेकर ऐलान किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पुतिन पर चुनाव में कथित धांधली के लिए मुकदमा चलाने की अपील की है।